हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 13 मई 2023 की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं, जो कि मैं डेली लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। तो आपको करना बस इतना है कि अपनी कॉपी में नोट करते जाना है करंट अफेयर्स को, बिकॉज़ आजकल के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। अगर आपको करंट अफेयर्स के 2 4 5 10 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो नहीं आते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे उनसे जिनको करंट अफेयर्स आती है। सीधी सी बात है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स का मतलब ही यही है कि आपको सबसे आगे निकलना है ना। तो आज शुरू करते हैं हम 13 मई 2023 का करंट अफेयर्स। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आईएएस आरएस कोई भी है, करंट अफेयर्स हर जगह आते हैं, बीएसटीसी पीटीटी सब जगह। और आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ में ये करंट अफेयर्स चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली वीडियोस जो बन रहे हैं वो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं 13 मई के इतिहास से। 13 मई को इतिहास में आज तक क्या क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हुई है। तो सबसे पहले देखिए, 13 मई 1648 को दिल्ली में लाल किले का निर्माण कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया। 1918 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए थे, वो भी 13 मई को ही हुए थे, आज ही के दिन। 1978 में देश का पहला ध्वजवाहक जहाज आईएनएस दिल्ली सेवामुक्त हुआ। आईएनएस जो जहाज था वो दिल्ली में सेवामुक्त हुआ आज ही के दिन 1978 में। 1952 में क्या हुआ? स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ। संसद का जो पहला सत्र हुआ वो भी शुरू कब हुआ? 13 मई 1952 को। 1962 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में 13 मई के दिन ही बने। 1998 में 1998 में जापान ने भारत को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगाई। ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट हुई। जापान जो सहायता दे रहा था उस पर रोक लगा दी जापान ने। आगे देखिए, 13 मई से संबंधित करंट अफेयर्स। आज के दिन की स्पेशल करंट अफेयर्स में रक्षा मंत्री ने टेरिटोरियल आर्मी की महिला अधिकारियों की नियंत्रण रेखा पर तैनाती को मंजूरी दे दी है। मतलब अब जो महिलाएं हैं वह भी नियंत्रण रेखा पर अपनी तैनाती दे सकेगी। यह तैनाती संगठनात्मक ज़रूरतों के अनुरूप टेरिटोरियल आर्मी की इंजीनियर रेजिमेंट के साथ व नई दिल्ली में टेरिटोरियल आर्मी समूह मुख्यालय, टेरिटोरियल आर्मी महानिदेशालय में स्टाफ ऑफिसर के रूप में होगी। इस कदम का उद्देश्य महिला अधिकारियों की नियुक्ति के दायरे को बढ़ाने के साथ साथ उनकी पेशेवर आकांक्षाओं को पूरा करना है। वह अब यूनिटों और नियुक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला में अपने पुरुष समकक्षों की तरह ही समान स्थितियों के तहत कार्य करेगी और प्रशिक्षण हासिल करेगी। पहले क्या होता था कि वुमेन्स जो आर्मी में जा रही है उन्हें बॉर्डर पर नहीं भेजा जाता था, नियंत्रण रेखा पर नहीं भेजा जाता था। अब वो चीज़ बदल दी गई है ताकि महिलाओं का आर्मी की तरफ रुझान बढ़े और उनको विस्तृत श्रृंखला में पुरुषों के समकक्ष समान स्थितियों में काम करने का एक्सपीरियंस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। फार्मा पार्क बनेगा, कहाँ बनेगा? बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है।
परियोजना के लिए पशुपालन विभाग से औद्योगिक विकास विभाग को 1500 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता होगी। ललितपुर फार्मा पार्क में निवेशकों को आवश्यक सुविधा अनुसार प्रावधान और विकास के लिए सरकार ने 1560 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। कितना बजट है? 1560 करोड़ के बजट में 1500 हेक्टेयर की भूमि पर ललितपुर जिले, बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में पहला फार्मा पार्क बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क रहेगा ये। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों एवं प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों और सुरक्षा प्राप्तियों को सूचीबद्ध करने वाले या सूचीबद्ध करने की योजना बनाने वाले जारीकर्ताओं के लिए कानून इकाई पहचानकर्ता प्रणाली शुरू की है। यह लीगल एंटिटी के लिए एक अद्वितीय वैश्विक पहचानकर्ता है जो वित्तीय लेन देन में भाग लेने वाली हर लीगल एंटिटी की पहचान करने के लिए एक वैश्विक संदर्भ डेटा प्रणाली बनाने का उद्देश्य रखता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अगर आप फाइनेंस और बैंकिंग के एग्ज़ाम देते हैं। वैकल्पिक वित्त पोषण समाधान प्रदान करने वाली फिनटेक प्लेटफॉर्म गेटवांटेज ने भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त किया है। किसने लाइसेंस? फिनटेक कंपनी जो है प्लेटफॉर्म गेटवांटेज, इसने रिजर्व बैंक से NBFC का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। इसके उधार संचालन का प्रबंधन इसकी NBFC सहायक कंपनी गेट ग्रोथ कैपिटल द्वारा किया जाएगा। प्लेटफॉर्म ने अपने उधार संचालन का विस्तार करने के लिए कुल 200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। 50 करोड़ रुपए पहले से ही चिराटा वेंचर्स, इनक्रेड और सोनी DI जैसे समर्थकों द्वारा निवेश किया जा चुका है। तो 50 करोड़ तो इनके पास पहले ही आ चुके हैं और इनको कितना करना है इन्वेस्ट? कुल 200 करोड़ रुपए जुटाने हैं इनको। और RBI ने जो है इन्हें लाइसेंस दे दिया है NBFC कंपनी बनने का। फिनटेक प्लेटफॉर्म गेटवांटेज जो है उसे फिनटेक कंपनी का लाइसेंस RBI द्वारा प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने एक समारोह की अध्यक्षता की जहां उन्होंने VO चिदम्बरनार बंदरगाह से पोत MV MSS गैलेना को झंडी दिखाकर तूतीकोरिन और मालदीव के बीच सीधी शिपिंग सेवा का उद्घाटन किया। जून 2019 में मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सुधार के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा की थी। तो दोनों देशों के बीच बिजनेस को बढ़ाने के लिए शांतनु ठाकुर, जो कि हमारे जलमार्ग और राज्य मंत्री है, बंदरगाह, जलमार्ग और जहाजरानी मंत्री जो है, मिनिस्टर जो है, उन्होंने एक नया पोत शुरू किया है जो मालदीव और तूतीकोरिन के बीच सीधी शिपिंग सेवा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं करंट में, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं हम। भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को बाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। यह कदम राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया था जो 2024 में होने वाला है। टंडन की नियुक्ति ऐतिहासिक है क्योंकि वह व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है। ठीक है,
भारतीय अमेरिकी जो नीरा टंडन है, उन्हें पहली एशियाई अमेरिकन महिला का दर्जा मिला है जिन्हें व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनाया गया है। जो पहली महिला है जो कि एशियाई अमेरिकन है, मतलब वो भारतीय है लेकिन अमेरिका में रहती है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम रोज़ाना आपके लिए करंट अफेयर्स लाते रहें। कार्लोस अल्कराज ने 3 सेट तक चले मुकाबले में यान लेनार्ड स्ट्रफ को 6-4, 3-6, 6-3 से हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया और फिर से विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बनने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। देश में वर्ष 2030 तक सालाना हरित वित्त पोषण जरूरत सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% रहने का अनुमान है। क्या कह रहे हैं कि देश में 2030 तक सालाना हरित वित्त पोषण जरूरत सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होता है वो 2.5% रहने की आशंका जताई जा रही है 2030 तक। भारतीय रिजर्व बैंक की एक अध्ययन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रा एवं वित्त पर जारी इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से जुड़े 4 प्रमुख आयामों को शामिल किया गया ताकि भारत में टिकाऊ एवं भरोसेमंद उच्च वृद्धि के लिए संभावित चुनौतियों का आकलन किया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की हरित ऊर्जा वित्त पोषण जरूरत सालाना जीडीपी 2.5% रहने की अनुमान है। आरबीआई की रिपोर्ट में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जिक्र करते हुए कहा कि 2030 तक भारत में जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों का हासिल करने से जुड़े प्रयासों पर कुल 85.6 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमान है। इतना पैसा खर्च किया जाएगा पर्यावरण और जलवायु के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। देखिए बच्चों, अभी हमने जो डिस्कस किए वो थ्योरी थी। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट करंट क्वेश्चंस है आज और कल के। ठीक है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं कौन सा मंदिर है तो देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने तंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये उत्तराखंड का तंगनाथ मंदिर है। कहाँ का है ये? उत्तराखंड का तंगनाथ, तुंगनाथ भी बोलते हैं इसको, तंगनाथ भी बोलते हैं, तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, उत्तराखंड के प्राचीन तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। तुंगनाथ मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है। पंच केदार मंदिरों में सबसे ऊंचा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कई वर्षों से तुंगनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर है, जिसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने की योजना चल रही है। जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। हाल ही में आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो वो खिलाड़ी ये है, इनका नाम आप जानते होंगे, है ना, कहते हैं विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है। किंग कोहली यह उपलब्धि हासिल करने वाले आईपीएल इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट ने आईपीएल 2023 के 50वें मुकाबले में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में ये कारनामा करके दिखाया है। हाल ही में अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा फ्रेमवर्क शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, केरल जो है इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क केरल स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया है। रैंकिंग हर साल जारी की जाएगी। KIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की तर्ज पर आधारित है। केरल उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य है वो? केरल।
और एजुकेशन के लिए केरल सबसे नंबर 1 में है इंडिया में, आपको पता ही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज हुई है? तो राजस्थान में हुई है, बिल्कुल अपने राजस्थान में डेगाना में। डेगाना में लिथियम के भंडार मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक नया लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में मील रिजर्व से काफ़ी बड़ा है। यहाँ मिलने वाली लिथियम की मात्रा भारत की 80% मांग को पूरा कर सकती है। 1914 में डेगाना के रेनवेट पहाड़ी क्षेत्र में टंगस्टन खनिज की खोज की गई थी। तो पहले यहाँ पर टंगस्टन मिला था और अब जो है लिथियम के बहुत ही बड़े भंडार मिले हैं राजस्थान डेगाना में। ये राजस्थान जीके के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बिल्कुल। हाल ही में किस बैंक ने अर्ध शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों के उद्देश्य से विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग की पहल शुरू की है? HDFC बैंक ने अर्ध शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों के उद्देश्य से विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू की है। तो किसने शुरू की है? HDFC बैंक ने। इस बैंक कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1 लाख नए ग्राहकों को आकर्षित करने की उम्मीद कर रहा है, जिसमें अपने शाखा नेटवर्क को बढ़ाना और बाजार खंड के लिए बिस्पोक वित्तीय उत्पादों का विकास करना भी शामिल है। तो HDFC ने लॉन्च किया है ताकि वो 1 लाख से ज़्यादा अपने कस्टमर बना सके। ये जो है नीरज चोपड़ा, आप जानते हैं, ये भाला फेंकते हैं बहुत तेज और इन्होंने पदक भी जीते हैं बहुत सारे। अब देखते हैं नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त कर खिताब अपने नाम किया है? तो देखिए, इसमें हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में प्रथम स्थान प्राप्त कर खिताब अपने नाम लिया है। तो जैसे ही इस बंदे का नाम आता है तो कुछ देखना ही नहीं है, फर्स्ट रैंक ही बनी होगी, तो आप टिक कर दीजिए पहला रैंक, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ने ग्रेनाडा के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को हराकर खिताबी जीत दर्ज की। देखिए कितनी बड़ी बात है। नीरज चोपड़ा ने कतर स्पोर्ट्स क्लब दोहा में डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भाग लिया, उसमें इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे देखते हैं, देखिए कौन कौन खड़े हैं। राजनाथ सिंह जी खड़े हैं, कुछ रक्षा मंत्रालय का मामला लग रहा है। तो पढ़ते हैं क्या है करंट न्यूज़ यहाँ पे। ये सब लोग खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? वायु सेना का कुछ है। हाल ही में चंडीगढ़ में भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किस लिए खड़े हैं यहाँ पे? वायु सेना का चंडीगढ़ में विरासत केंद्र का उद्घाटन करने के लिए, ठीक है। किसने किया? देखो यहाँ पे खड़े हैं, कौन खड़े हैं? हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी दिख रहे हैं फ़ोटो में। तो आप बिल्कुल टिक लगाइए, किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने किया। तो ऐसे आप ये फ़ोटोज़ में इसलिए लाता हूँ कि आप टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो आप अगर ऐसी फ़ोटोज़ भी देखेंगे तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री है, ये खड़े हैं यहाँ पे किसी एयरफोर्स वालों के साथ में। तो इसका मतलब ये भारतीय वायुसेना का कुछ नया नया इनोग्रेशन यहाँ पे हो रहा है। इतना आइडिया भी अगर आपको बैठ जाता है तो एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसको सही टिक कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। हेरिटेज सेंटर में कलाकृति, सिमुलेटर, इंटरैक्टिव बोर्ड शामिल है। यह वायुसेना में संचालन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह मानवीय सहायता और आपदा राहत में वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है। सो थैंक यू सो मच वायुसेना। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये रहा मंत्रालय का नाम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन देश भर में 200 से अधिक जिलों में किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस शिक्षुता मेले में भाग लेने के लिए कई स्थानीय व्यवसायों संगठनों को आमंत्रित किया गया है। वे स्थानीय युवाओं को
प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करेंगे। भाग लेने वाले संगठन एक मंच के माध्यम से संभावित प्रशिक्षुओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बेरोजगारों को रोजगार देने का कुछ काम बात बताई जा रही है, बट जब तक वैकेंसीज़ नहीं निकलेगी बड़े लेवल पे, यहाँ पे बेरोजगार बढ़ते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने कितने साल पुराने ICAR के पुनर्गठन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? केंद्र सरकार ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव और ICAR के सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो कि उच्च स्तरीय समिति का मुख्य उद्देश्य अमृतकाल के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 94 वर्षीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन किया है। तो कितना? 94 ईयर्स। वैज्ञानिक नीति आयोग के विशेषज्ञ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। और 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये इनको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो मैं बताता हूँ ये कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ फ़ोटो क्यों आ गई इनकी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने योजना और परिवर्तन विभाग के तहत अल्पसंख्यक मामलों का एक नया निदेशालय बनाया है? नया निदेशालय बनाया है, वो कहाँ बना है आपको ये बताना। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत नया निदेशालय अल्पसंख्यकों की शैक्षिक, आर्थिक, ढांचागत और विशेष जरूरतों से संबंधित विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों का प्रबंध करेगा। अल्पसंख्यक कार्य निदेशालय प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं से निपटेगा। ये कहाँ बनाया गया? नागालैंड में। ठीक है, कहाँ बनाया गया ये? नागालैंड में। सो थैंक यू सो मच पूरी क्लास अटेंड करने के लिए। और अगर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ रोज़ाना करंट अफेयर्स की अपडेट प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।